तो चलिए पहले डेफिनेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर्स होते क्या हैं। दो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहली डेफिनेशन, आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, या ऐसे कह लो कि इनकी कनेक्टिविटी भी सेम होती है, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस, लेकिन स्पेस में आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन डिफरेंट होती है। इसके नतीजे में जो आइसोमर्स बनते हैं उन आइसोमर्स को हम ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन से और ज़रा आपको बेटर आइडिया होगा, आइसोमर्स विच रिजल्ट्स फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का रुक जाना, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन मतलब रोटेशन का रुक जाना, रोटेशन का ना होना। अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उन आइसोमर्स को हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होना ज़रूरी है, और रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन कहाँ पे होती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, यानी जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए इसको समझते हैं। सपोज ये दो कार्बन एटम आपस में अटैच है थ्रू सिंगल बॉन्ड, और इनके साथ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ए बी और सी, इसके साथ भी ग्रुप लगे हुए हैं, इनको लिख लो एक्स वाई और जी ग्रुप। अब जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो ये सिंगल बॉन्ड जो है ये फ्री रोटेट कर सकता है, मतलब ये कार्बन रोटेट कर सकती है एट रूम टेम्परेचर। जब ये कार्बन रोटेट करेगी तो इसके साथ ही जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो एटम्स लगे हुए हैं, ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो लाइक दिस, और इस कार्बन के साथ दो ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ भी दो ग्रुप लगे हुए हैं, जब इस तरह से कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इस डबल बॉन्ड की वजह से जो फ्री रोटेशन हो रही थी ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। उस फ्री रोटेशन का नतीजा क्या होगा कि ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये फ्रीली अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकेंगे। ये जिस साइड के ऊपर लगे हुए हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, उसी साइड के ऊपर रहेंगे। दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो ये ग्रुप्स जो है इस तरह से लगे हुए हों, या ये ग्रुप इस तरह से लगे हुए हो सकते हैं, इस कार्बन का ए और बी, इस कार्बन का बी और ए। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्रुप्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, जो ग्रुप जिस साइड पे लगा हुआ है वो उसी साइड पे रहेगा। इन दोनों में अगर आप देखें, इन दोनों कंपाउंड्स में, तो इन ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है स्पेस के अंदर। इस कंपाउंड में दोनों कार्बन के जो ए ग्रुप हैं वो सेम साइड पे हैं और बी ग्रुप सेम साइड पे हैं, जबकि इस कंपाउंड में जो ए और ए ग्रुप हैं वो ऑपोजिट साइड पे हैं। इस तरह से बी और बी ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड पे हैं। तो दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। किस वजह से पॉसिबल है? ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन की वजह से। जब इस तरह की सिचुएशन आती है, सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, तो ऐसे आइसोमर को हम सिस आइसोमर कहते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन आती है जब सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे होते हैं, तो ऐसे आइसोमर को हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो दो किस्म के ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं, एक सिस आइसोमर होता है, दूसरा ट्रांस होता है। इसीलिए इस किस्म के आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। ये हमारे पास कंपाउंड है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और CH3। अब ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आएगा तो इसका मतलब जो फ्री रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इसके दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन इस तरह से सेम साइड पे भी हो सकती है। अब इसके साथ भी एक मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ भी एक मिथाइल है, तो इस तरह से जो मिथाइल ग्रुप है वो भी सेम साइड पे हो सकते हैं। अगर इस तरह से जुड़े हुए होंगे, कनेक्टिविटी इस तरह से होगी, तो इस किस्म के आइसोमर को हम क्या कहेंगे? सिस आइसोमर, सिस 2-ब्यूटीन कह देंगे। लेकिन अगर कनेक्टिविटी इस तरह से हो, हाइड्रोजन मिथाइल और इसका मिथाइल और इसका हाइड्रोजन, जब ये ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे सेम ग्रुप, तो इस तरह के आइसोमर को हम क्या कहेंगे? ट्रांस आइसोमर।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा और भी डबल बॉन्ड होते हैं जिनमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल हैं, जैसा कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं। नाइट्रोजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है। इस तरह से जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में फिलहाल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को डिस्कस किया गया है, तो हम उसी को लेकर फर्दर आगे मूव करेंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में भी होती है, तो क्या वहाँ पे भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है, वहाँ पे भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बन सकते हैं क्या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में? तो अभी हम उसको भी आंसर करते हैं। आप तब तक सोचिए कि क्या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल हैं या नहीं है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। वो क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन तो देयर मस्ट बी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड होगा तो रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन आएगी। सेकंड, डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स must be attached to the doubly bonded carbon atom, doubly bonded carbon atoms। वो कार्बन एटम्स जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है उनके साथ डिफरेंट ग्रुप्स का या डिफरेंट एटम्स का अटैच होना लाजमी है। अगर डिफरेंट एटम्स अटैच नहीं होंगे तब भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो पहली कंडीशन तो बहुत सिंपल है कि डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इनके साथ डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स या एटम्स का अटैच होना लाजमी है। अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं, सपोज ये वाला कंपाउंड है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। हमने ये देखना है कि क्या सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अगर हम इसको लिखें तो ये इस तरह से आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखिए कि दोनों कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ भी ये दोनों हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। एक कार्बन के साथ ही जो दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। इस तरह से अगर ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्या इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है? कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तो मौजूद है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है। अब ये वाला कार्बन तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसके साथ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो एटम्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, लेकिन ये वाला कार्बन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इसमें भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के होने के लिए क्या ज़रूरी है? दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। ये ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इसके साथ हाइड्रोजन और मिथाइल है, इसके साथ भी हाइड्रोजन और मिथाइल हो सकता है, लेकिन इस कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो होंगे वो पॉसिबल होंगे। चलिए इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है 2-पेंटीन। फार्मूला इसका होता है CH3 डबल बॉन्ड CH2CH3। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन हम यहाँ पे लिख लेते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल, ये 1 हाइड्रोजन लगा दिया और 1 हमने इसके साथ क्या लगा दिया, मिथाइल। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 1 पूरा ये इथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन और ये इथाइल CH2CH3। ये कौन सा आइसोमर बनेगा? दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, सेम ग्रुप सेम एटम सेम साइड पे है, तो ये सिस आइसोमर बनेगा। 2-पेंटीन का सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन और इसका इथाइल ग्रुप, इसका मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन नीचे की जानब। जब ये ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे तो इस आइसोमर को हम क्या कहेंगे? इस आइसोमर को नाम देंगे हम ट्रांस आइसोमर का। इसमें एक बात और कि जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में रूम टेम्परेचर पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है।
रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो तकरीबन 60 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल होती है। इतनी एनर्जी को लेकर सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, फ्री रोटेशन हो सकती है। लेकिन इतनी एनर्जी को लेकर जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। उसका एक ही तरीका है, अगर हम फ्री रोटेशन करना चाहते हैं तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, और उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए रूम टेम्परेचर पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती, क्योंकि उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है। जब तक पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सपोज ये हमारे पास कंपाउंड है। पहले हम सिंगल बॉन्ड को देखते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड है, ये दो ब्लैक वाले कार्बन एटम है, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो ये फ्री रोटेशन पॉसिबल है। आप देखिए जो ग्रुप्स साथ लगे हुए हैं, ये वाले ग्रुप्स, ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि ये ग्रुप्स ईजिली रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे इन्हीं दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए, लाइक दिस, डबल बॉन्ड इस तरह से आ जाए, तो अब आप देखें कि इस वक्त अब इस कार्बन एटम्स के दरमियान जो फ्री रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं है। इस डबल बॉन्ड, अब इनको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये फ्री रोटेट नहीं करेंगे, पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। देखें ये ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे हैं। सपोज ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल अपोजिट साइड पे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। जब मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो ये पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा इस तरह से। अब अभी भी देख लो, मिथाइल अपोजिट साइड पे है, हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे है, तो जो ट्रांस आइसोमर है वो ट्रांस ही रहेगा जब तक ये डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं। डबल बॉन्ड टूटेगा तो फ्री रोटेशन होगी। इस तरह से अगर ये सिस आइसोमर है, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे, डबल बॉन्ड है दरमियान में, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा तब तक फ्री रोटेशन जो है वो नहीं होगी। तो इसको घुमाते भी जाओ तो पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा। हाइड्रोजन सेम साइड पे रहेंगे, मिथाइल सेम साइड पे, हाइड्रोजन सेम साइड पे रहेंगे, मिथाइल सेम साइड पे। तो जब तक पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाता तब तक फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हुआ है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई से आप दो लकड़ी के पीस लें, उन दो लकड़ी के पीस को एक नेल की मदद से आपस में जोड़ दें, कील की मदद से आपस में जोड़ दें। अब इस एक टुकड़े को पकड़ के, लकड़ी के इस टुकड़े को पकड़ के दूसरे को रोटेट करोगे तो वो इजीली रोटेट करता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसके दरमियान में दूसरा नेल लगा दोगे, दूसरा कील लगा दोगे, अब आप देखोगे कि फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको रोटेट करोगे साथ ये भी रोटेट होगा, इसको रोटेट करोगे साथ ये भी रोटेट होगा। सेम यही सिचुएशन होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। तो इसी वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन की वजह से, उन्हीं को हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहते हैं। लास्ट एक एग्जाम्पल इसमें, यहाँ पे हमने बात की आइडेंटिकल ग्रुप्स की। अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स ना हो तो फिर भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अगर आइडेंटिकल ग्रुप ना हो तो फिर हम आइडेंटिकल क्लास को देखते हैं। अगर आइडेंटिकल ग्रुप ना हो तो फिर किस चीज़ को देखा जाता है? फिर आइडेंटिकल क्लास को देखा जाता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास कंपाउंड है, चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं CH3 और इसके साथ हम लगा देते हैं Br और यहाँ पे हम लगा देते हैं Cl। ये वाला कंपाउंड है हमारे पास 1 क्लोरो 2 ब्रोमो, या इसको ऐसे पढ़ लो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन। अब इसके दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको लिख लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन है, एक मिथाइल है, तो ये ब्रोमीन मैंने नीचे की जानब लगा दिया, मिथाइल ऊपर की जानब। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, हाइड्रोजन मैंने ऊपर लगा दिया और क्लोरीन नीचे। अब देखो कि आइडेंटिकल ग्रुप्स तो नहीं है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। जब आइडेंटिकल ग्रुप्स ना हो तो आइडेंटिकल क्लास को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये दोनों हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस अगर सेम साइड पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सिस आइसोमर होगा। अगर हैलोजेंस ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं तो इसका मतलब वो ट्रांस आइसोमर होगा। तो ये वाला सिस आइसोमर है। और ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा? जब ये हैलोजेंस ऑपोजिट साइड पे होंगे, इस तरह से, इधर मिथाइल और इधर हाइड्रोजन। ये वाला कौन सा आइसोमर होगा? इस आइसोमर को हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। तो ये है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का कंसेप्ट। दो तरह से मैंने डिफाइन किया, दोनों तरीके से आपको समझाया ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के बनने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, उन कंडीशंस को आपने जहन में रखना है। अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स ना हो तो फिर किस तरह से हम सिस ट्रांस आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई देयर इज़ नो फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन क्यों नहीं होती, सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्यों होती है? तो उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ये बनता है ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैप से। इस तरह से ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप करते हैं तो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब चूंकि लीनियर ओवरलैप होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होते हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब वो लाइन जो दो न्यूक्लियस को आपस में मिलाती है उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। मोर ओवर इस बॉन्ड को रोटेट करने के लिए, सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है, इसलिए सिंगल बॉन्ड जो है वो इजीली रूम टेम्परेचर पर रोटेट कर सकता है। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का तो हमने पढ़ लिया कि जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो बनता है लीनियर ओवरलैप से इस तरह से। अब जो पाई बॉन्ड बनेगा या सिग्मा बॉन्ड होगा, जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बनता है पैरेलल ओवरलैप से। पढ़ चुके हैं हम इस तरह से पैरेलल ओवरलैप होती है तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और पैरेलल ओवरलैप में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होती है इस तरह से। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे जो है वो डेंसिटी किसकी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैप से बनता है इस तरह से। अगर तो ऐसे ओवरलैप हो तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसे ओवरलैप होती है तो जो फ्री रोटेशन होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द न्यूक्लियर एक्सिस होती है, बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस होती है। मोर ओवर जो पाई बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो पाई बॉन्ड है उसमें रूम टेम्परेचर पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको रोटेट करवाना चाहते हैं तो पाई बॉन्ड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो यही कुछ बातें थी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के बारे में। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।